जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सीटेट एग्जाम की रामबाण वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। बच्चों की विशेष डिमांड, लाखों बच्चे ये कह रहे थे कि ऐसे 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आ जाए सर, और पूरा सीटेट यहां से आपको सीडीपी वाला पोर्शन दिख जाए, एक ही वीडियो में लेकर आ जाओ। मैंने कहा सर, संपूर्ण सीडीपी लेकर आ गया हूं। 50 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को ताबड़तोड़ तरीके से खत्म करेंगे। और याद रखना, कंसंट्रेशन बिल्कुल भंग नहीं करना है। एक एक कॉन्सेप्ट, कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भले ही देखिए गलत हो क्वेश्चन, क्योंकि कठिन क्वेश्चंस रहेंगे, पैटर्न बदल रहा है। और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हमने बहुत मेहनत से इस बुक को लिखा है। नजदीकी बुक स्टॉल से लीजिए, फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी उपलब्ध है। और मास्टर बैच में सारे बच्चों को हमने ये बुक दे दी है। दिए गए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, ईमानदारी के साथ हमने फ्री कंटेंट दे के रखा है एप्लीकेशन में, गुरुजी वर्ल्ड में। तो फ्री टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। आपसे निवेदन है, आपका भाई निवेदन कर रहा है, क्योंकि लाखों बच्चे लगा रहे हैं। और पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में भले ही नंबर कम आएंगे, लेकिन तीसरे चौथे में बढ़ने लगेंगे। इसलिए फ्री मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। गुरुजी वर्ल्ड में हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री कर दी है। जाइए लगाइए, लाखों बच्चे लगा रहे हैं। अपनी रैंक चेक कीजिए, अपना नंबर चेक कीजिए, कितना कौन से पोर्शन में कौन क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सृजनात्मकता से प्रश्न है। कहता है दोस्तों, क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू, क्या कहता है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। दोस्तों, आवाज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलेगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत ज्यादा सही नहीं है। आइए, पहला क्वेश्चन के आंसर की बात करें दोस्तों, तो आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। यानी अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अपसारी चिंतन की बात अगर की जाए तो इसमें मौलिकता होती है, इसमें क्रिएटिविटी होती है, यानी सृजनात्मकता होती है, जो ऐसे चिंतन की बात करता है जो बहुत सारे, यानी एक समस्या को कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं, वो अपसारी चिंतन है। जबकि अभिसारी कैसा है? जो केवल सीमित चिंतन की बात करता है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक आंसर होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। अपने क्वेश्चंस को सही करते जाओ और अपने नोट करते जाओ कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए हैं, कितना हमने अटेम्प्ट किया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कहां पर होता है? अब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप समाजीकरण की बात करते हो तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप से होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है ना, जो समाज के मानदंडों और समाज के अनुकूलन के तहत होती है और समाज में होती है। लेकिन हम अवस्था की बात करते हैं तो कौन सी कठिन है सर? तो वो जाएगा डी के साथ। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? ये मैत्री भावना का विकास होता है, इसमें निर्माण की प्रवृत्ति होती है, सक्रिय मित्र की अवस्था होती है, लेकिन बहुत ज्यादा द्वंद्व होता है इसमें। अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, 3 नंबर 4 नंबर जैसे जैसे आएगा, वैसे वैसे वीडियो का लेवल इतना हाई हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस की संख्या भी थोड़ी सी, यानी क्योंकि आपको समझना है कि क्वेश्चंस कैसे पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है दोस्तों, आनुवांशिकता को डॉट डॉट माना जा रहा है, सामाजिक संरचना का क्या माना जा रहा है? दोस्तों याद रखिएगा, सामाजिक संरचना में इसे स्थिर माना जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इन गुणों को जो दिशा और दशा मिलती है ना, वो केवल हेरिडिटी से मिलती है। जबकि वातावरण क्या है? बहुत प्रमुख होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम ही क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंध है। अगर हम बात कर लेते हैं 4 नंबर की, जो अवलोकनीय व्यवहार यानी जो ऑब्जर्व की बात करता है, वो दोस्तों अब वो किस में होगा? वो ऐसा ही तो होगा जो ऐसा व्यवहार जो व्यवहारवादी से कनेक्ट होता है ना। सिंपल सी बात, संरचनावादी और संज्ञानवादी विकासवादी नहीं, व्यवहारवादी सिद्धांत ही ऐसा है जो सीखने के लिए पूर्ण रूप से केवल ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब व्यवहार। अब देखिए, कोई प्राणी व्यवहार करेगा तभी तो सीखेगा, और सीखना उसे कहते हैं जो स्थायी परिवर्तन होता है। इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? यानी कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? 5 नंबर। समानता के लिए विद्यार्थियों और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के सहायता करना, यानी में सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना,
ठीक है। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने, यानी यहाँ अभिव्यक्त करने होगा, और विद्यार्थी को कहना कि नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु तो उदाहरण उपलब्ध करें। बिल्कुल सारे सही हैं, लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, यहाँ रोट लर्निंग की बात की गई है, और जहां पर मेमोराइज की बात की जाती है वो हम नहीं लेते हैं, और प्रश्न में भी यही पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर जाएगा बी के साथ। 6 नंबर देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? अभिप्रेरित यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक, यानी एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। आंतरिक वो होता है जो आप खुद के व्यक्तिगत आनंद, व्यक्तिगत उत्साह के लिए, लक्ष्य के लिए करते हो, और वह वो होता है जो आप किसी चीज को प्राप्ति के लिए, दंड पुरस्कार है ना, उसके लिए। अब यहां पर आपको आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो है वो कौन सा निगेटिव है, कौन सा नहीं है। ये कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, क्या 6 नंबर का ए ऑप्शन होगा। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। दोस्तों यहां पर आंसर जाएगा सी के साथ, वो दोस्तों हमेशा सफल होते हैं। ये गलत है, क्योंकि देखिए सफलता और असफलता से हम चीजों को नहीं आंक सकते, इसलिए याद रखना है कि हमेशा सफल होने का मतलब है कि बच्चे के ऊपर ज्यादा वर्णन है ना। इसका मतलब सिंपल सी बात, अगर असफल हो गए, त्रुटियां कर गए, तो त्रुटियां सीखने का हिस्सा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा की प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? आपको बताना है, 7 नंबर का आंसर आपको करना है। देखिए अगर आप 7 नंबर की बात करते हो, तो 7 नंबर में आप विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, हमें यह बताना है कौन सा नहीं करना चाहिए। कि अगर कोई बच्चा है, उसकी योग्यता की हम उपलब्धि चाहते हैं कि भाई ये बच्चा ज्यादा गेन करे, ज्यादा पोटेंशियल है ना, बहुत सारी चीजें अचीव कर ले, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए एज हमें टीचर होने के नाते। तो बताइए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग कर दो, उन्हें सृजनात्मकता को समृद्ध जो है करने के लिए चुनौती देना, हो सकता है सही है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद सिखाना, तनाव को नियंत्रित। लेकिन आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि भाई हमें सेपरेट नहीं करना है, हम सेपरेट नहीं कर सकते, हम समकक्षियों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए समूह में बच्चा ज्यादा सीखता है, और समूह से अगर हम उसे सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, तो यार सिंपल सी बात है, बच्चे को अनुभव कहां से मिलेंगे, नहीं ना मिल पाएंगे। तो इसलिए विकल्प जाएगा ए के साथ, यही नहीं करना था। अब देखिए लगातार हमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो हमने बहुत ईमानदारी से डाले हुए हैं कि नहीं वाले लेके आ जाओ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, छोटे शिक्षार्थी में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश है, गलत होते होने दीजिए दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में गलत होते हैं तो दिक्कत वाली बात है। यहां आपके क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप सीख लोगे। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को ईमानदारी से सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है और उम्मीद करता है ये कि हमारे बच्चे एग्जाम में पास हो जाए और शिक्षक शिक्षिका बन जाए। 8 नंबर का जो आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। देखिए पठन लिखा यानी पठन और कठिनाई, जब आप पठन और कठिनाई की बात करते हो तो वर्तनी में हो सकता है, वर्ण पहचानने में हो सकता है, वर्णगति को पढ़ने में हो सकता है, शब्द और विचार को समझने में ये वाला थोड़ा सा कम है, इसलिए विकल्प हमारा ए जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न 9 नंबर शिक्षार्थी का आत्म नियम की ओर संकेत करता है, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो आपको मिला भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि पैटर्न जो बदल रहा है उस पैटर्न पर हमने 100 क्वेश्चन ले लिए हैं। शिक्षार्थी का आत्म नियम की ओर संकेत करता है, 9 नंबर। 9 नंबर का आंसर क्या होगा? 9 नंबर का आंसर आपको बताना होगा, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखे और स्वयं पर्यवेक्षण करने। भाई देखिए, स्व आत्म नियमन का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, और सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि देयर एबिलिटी टू सेल्फ। देखिए जब आप स्वयं सीख रहे हो, स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हो, स्वयं उनकी देखरेख कर रहे हो, हम कहां पर कमी कर रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? कौन सा ऐसा है सॉरी कौन सा ऐसा है जिसे हम नहीं मान सकते? दोस्तों 10 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर किसके साथ जाएगा? क्या व्यवहार का अध्ययन सीखना है? अन अधिगम भी सीखने, बिल्कुल सही बात, अगर कोई स्कूल भी नहीं गया या नहीं सीख रहा है तो भी सीखना है। जो सीखना, यहाँ पर क्या है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार
कि व्यवहार में मध्यस्थता क्या करती है, मध्यस्थता करती है, और सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभव और परिणाम स्वरूप घटित होती है। ठीक बात है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं माना जा सकता। अब आप कहोगे कि सर क्यों? क्योंकि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, उसे हम सीखना कहेंगे। व्यवहार का अध्ययन कैसे हो जाएगा? ऐसे व्यवहार का अध्ययन क्या जिससे व्यवहार बदले ही ना, ऐसे व्यवहार का अध्ययन क्या जिससे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही ना हो। बात बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन व्यवहार को सीखना या व्यवहार में खुद परिवर्तन करना डिपेंड आपके ऊपर है ना, कि भाई व्यवहार का तो हम स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है ना, स्टडी करना और परिवर्तन करना जमीन आसमान का फर्क है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, जरा जवाब दीजिएगा। सूचनाओं को याद और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। अब जरा बताइए 11 नंबर का ए हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, तुरंत काट दो, क्योंकि हमें मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग को हमें लेना ही नहीं जब प्रश्न पॉजिटिव हो। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। हम ये भी नहीं कह सकते। अनुकरण की भूमिका, यानी अनुकरण का भी मतलब होता है इमिटेशन, यानी इसका मतलब भी क्या होता है कि जब आप मेमोरी बेस्ड चीजें, जब आप नकल करके, जब आप याद करके दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, तो उसे ही तो कहा जाता है भाई रचनावाद। उसे ही तो कहा जाता है, या रचनावाद इंग्लिश में लिख गया है, जिसको आप कंस्ट्रक्ट से बना हुआ शब्द है, जो आप रचनावादी दृष्टिकोण की बात करते हो, उस थ्योरी की बात करते हो। एक प्रश्न है आपका, किससे? क्रिएटिव लर्नर से है। अ क्रिएटिव लर्नर इज क्या है? अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु, सृजनात्मकता शिक्षार्थी यह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है। यानी शिक्षा, जो सृजनात्मकता शिक्षार्थी है, यानी इसका मतलब है जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो कौन सा है, कौन से विकल्प के अनुसार है बताइए? तो क्रिएटिव चाइल्ड की अगर हम बात करें तो एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व कर सकता है। अब 12 के ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर परीक्षा में हर बार अच्छे अंक, पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण है। सी भी हम इतना नहीं ले सकते, लेकिन प्यारे देखिएगा 12 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइंग में तो कोई भी, लेकिन ये क्या है ना, ये आप जानते हो कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी एक समस्या को, मैंने कई बार बताया, एक समस्या को बहुत तरीके से या प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा है। आपने देखा हो क्रिएटिव, अरे क्या बात है, ऐसे है ना, तुम तो बड़े क्रिएटिव हो, तो कुछ ऐसी चीज करना जो सबसे यूनिक हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 13। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा होता है। अवधारणाओं का विकास किससे होता है? अब ये क्वेश्चन का ऑप्शन बदला हुआ है। मैंने एक बार इस तरह का क्वेश्चन कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूरी तरह से बदल दिया। अब देखिए, अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से कॉन्टेक्ट जो है इनका कॉन्टेक्ट होता है? तो 13 नंबर का जो आंसर होता है तो वो कहाँ पर होता है दोस्तों? इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास, यानी या बौद्धिक विकास की जगह यहाँ पर होता संज्ञानात्मक, है ना। आगे आपको जो है याद आ गया होगा, क्योंकि जो संज्ञान में अधिसंज्ञान, अभिसंज्ञान और बौद्धिक विकास, ये आपके मस्तिष्क में जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपके मस्तिष्क में ही बनेगा, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? डी के साथ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यहां पर खाली स्थान है से के बाद, एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। अब भिन्न की बात अगर हम कर लें तो किसमें होते हैं भिन्न? 14 नंबर की बात अगर हम करेंगे तो हर व्यक्ति का विकास अलग अलग दर से होता है, हर व्यक्ति अलग अलग दर से विकास जो है घटित होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से प्रभावित नहीं करता। और गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। अब 15 नंबर में आजकल के बदलते पैटर्न में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम कहते हैं निगेटिव वाले क्वेश्चंस को काट दो। और सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है, ये गलत है, लेकिन आंसर भी जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः। जब भी दोस्तों एक ट्रिक याद करो कि अंतः संबंधित वाले ऑप्शंस है, प्रश्न पॉजिटिव है, तो अंतः संबंधित वाले ऑप्शंस को हमें लेना है, इंटर रिलेटेड भी हमें लॉक करना है। क्वेश्चन 16 नंबर है, आपको जवाब देना है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसे अलग अलग पुर्जों, यानी उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? यानी कोई खिलौना मार्केट से, मेले से आया हुआ है, इरफान उसे तोड़ देता है, उसके अलग अलग पुर्जे, है ना, बिल्कुल अंजर पंजर बिल्कुल अलग कर देता है ना। तो अब आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन से आप क्या
यानी आप क्या करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। 16 नंबर का ये क्या ये हम कर सकते हैं और उसको ऊर्जा की सही दिशा में संरचित करेंगे। भाई ठीक बात है। उसे समझाएंगे खिलौने को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौने कभी भी नहीं खेलने के लिए देंगे आप। हम सिंपल सी बात है कि सारे ऑप्शंस हमें निगेटिव लग रहे हैं। भाई हम भी बचपन में, आपका भी बचपन रहा होगा, तो हम लोग क्या करते थे, किसी घड़ी को पा गए तो घड़ी को खोल दिया, है ना, चुंबक वाला ट्रांजिस्टर वगैरह इस तरह से चुंबक को निकालने के लिए हमने निकाल लिया। तो यार क्या है ना, हर पार्ट को अलग अलग करके हम देखते थे, है ना, अंदर से कोई भी आता था तो हम, इसका मतलब होता है कि हमें उत्सुकता होती थी, आश्चर्य आश्चर्य होता तभी जिज्ञासा, जिज्ञासा के लिए हमें उत्सुकता होती, तब हम ये चीज़ें करते थे कि अरे अंदर क्या निकलेगा। तो यार ये चीज़ें हमें पॉजिटिव वे में सीखनी है। 17 नंबर, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थी को मित्र अधिगम शैलियों, सॉरी यहाँ पर भिन्न, माफ कीजिएगा, यहाँ भिन्न है, भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थी के सामाजिक, देखिए सामाजिक और आर्थिक स्तर कभी नहीं, क्यों पढ़ाना चाहिए भी नहीं, हाँ बच्चे के विकास और विकास के सिद्धांतों को समझना इसलिए जरूरी है कि शिक्षार्थी को भिन्न अधिगम शैली से हम कैसे संबोधित करने, है ना, ये बात आपको याद रखना है, इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है। 18 नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। अभी आपको क्या लगता है, बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। तुरंत काट दीजिए अगर प्रश्न पॉजिटिव है, मैंने कहा काट दिया सर। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, असंभव है, तुरंत काट दीजिए। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते, तुरंत काट दीजिए। और शिक्षार्थी में ना तो कोई समान विशेषताएं होती, अच्छा अब मैंने यहां पर भी इसको काट दिया। अब मैं ये कहता हूं कि चारों मेरे कट गए, लेकिन आंसर की बात अगर करी जाए तो हम किस पर जाएंगे, तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो हमें ये पता चलता है कि इन सभी में सी ऑप्शन में जरा देखिए, कोई भी दो शिक्षार्थी, मैंने कहा था ना अभी एक क्वेश्चन करा रेट ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी दो शिक्षार्थी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि विकास अलग अलग दर से अलग अलग व्यक्ति में घटित होता है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता, बताइए 21 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा दोस्तों। क्या हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, अरे 18 के बाद 19 क्वेश्चन, वही मैं कह रहा था कि 18 के बाद 19-20 है ही नहीं यहाँ पर, और मुझे लगता है ये 19-20 वाला इशू हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं 21 नंबर पे आ जाता हूँ, 21 नंबर पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन छूटे हैं वो मैं उसको आगे मैनेज करूंगा। अब आपको यहां पर बताना है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर आप 21 की बात अगर करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा क्या, बी ऑप्शंस मिलेगा, यानी ये प्रतिवर्ती वाला जो है निरंतरता होनी चाहिए, है ना, अनुक्रमिकता होती है, सामान्य से विशिष्ट होता है, लेकिन प्रतिवर्ती कभी सुना प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता है, सब होता है, सिर से पैर की तरफ होता है ना, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, सार्वभौमिकता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। निःशक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना, जो आपको पता है ना, बच्चों को जो निःशक्त शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, ये 222 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, नियमित विद्यालय हो जाएगा, रेगुलर स्कूल हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखने के बारे में सही कथन आपको बताना है। सीखना क्या है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। क्या हम दोस्तों इसको तुरंत काट दें, हाँ सर हम बिल्कुल काट देंगे, जहां पर मुझे लगता है तुरंत। सर सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, हो सकता है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है, गलत, मैं बी को छोड़ता हूं, सी को काटता हूं। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सर बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का बी से बढ़िया आंसर डी है। सीखना मानसिक प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और संतुष्ट करने वाला है, तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ यही सीखा। बताओ, अच्छा कोई सवाल होता है जब हम संतुष्ट ही ना हो तब तक हम ये कहते रहते हैं सर एक बार समझा दो, है ना, फिर से समझा दो सर। मूल्यांकन, असेसमेंट से प्रश्न, हर चैप्टर को हमने टच करने की कोशिश की है। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना और शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का अगर आंसर आपने बी लगा दिया है, यानी सीखने में होने वाली कमियों का निदान। अच्छा मूल्यांकन तो दोस्तों हम उसका करते हैं
जैसे मूल्यांकन बच्चे का करा, अच्छा क्यों करते हैं? करते इसलिए हैं कि गलतियां अगर हैं तो उसे निकाल लो, है ना, उसका उपचार करो। सिंपल सी बात है ना। तो हमें गलतियां निकालने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए करना पड़ता है असेसमेंट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। सॉरी। चलिए 25 नंबर देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब देखिए इतनी एनर्जी नहीं रहती है जब हेल्थ के इश्यूज होते हैं ना, तो एक ऑप्शन मेरे पास होता है कि आराम से बैठ के आप लेट जाओ। लेकिन हमें थोड़ा सा इशू होता है ये कि कहीं ना कहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जो भी परिवार में है, मुझे लगता है आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं होंगी लाइफ में। तो इसलिए आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। तो इसलिए सारे बच्चे हैं वो ईमानदारी से पढ़े, है ना। हाँ, जब ये वीडियो नहीं, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, बहुत आगे तक जाएंगे आप, है ना। जो भी करें बहुत ईमानदारी से करें और अपने काम भी करें। आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, वो भी आप देखें। मुझे पता है कि आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है ना। 25 नंबर की बात अगर कर लेते हैं तो 25 का आंसर हो जाएगा डी के साथ, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना और वो ऐसे कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि सीखने को समृद्ध बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के डी के साथ चला जाएगा। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण यही होता है कि जो हमने पहले सीखा हुआ है वो हम अभी वर्तमान जानकारी को जोड़ दें। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक क्या है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष प्रश्न एवं प्रत्यक्ष शिक्षण, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। 26 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्रिएटिव आंसर की बात करते हो तो ओपन एंडेड प्रश्न ही आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न अपसारी चिंतन पर, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर आधारित होते हैं। 27 पर आ जाओ। विद्यार्थी के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब 27 नंबर की अगर आप बात करोगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथकीकरण, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, विद्यार्थी की किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना और विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर ए, ऑप्शन ए है ना, वो कट जाएगा अपने आप, क्योंकि पृथक्करण हमें नहीं करना है। 27 नंबर में अगर आप बी ऑप्शन की बात करते हो, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फटकारना और तुलना करना, देखिए किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है और फटकार नहीं लगानी है। तो हमें उसके सोच विचार और चिंतन और कल्पना को तरजीह देनी चाहिए, हमें समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक उपकरण नहीं है दोस्तों। और आपको बता दें एनईपी 2020 जो है ना, नई शिक्षा नीति, वो योगात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन की बात करती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करती है और कहती है कि मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। 28 नंबर का जो आंसर है ना वो सी ऑप्शन हो जाएगा। दत्त कार्य, असाइनमेंट वर्क जो है ये नहीं काम करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद डॉट डॉट होना चाहिए। अब उनके निदान के बाद जो डॉट डॉट होना चाहिए, तो कहते हैं सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और समुचित उपचारात्मक कार्य। भाई देखिए जो रिक्तियां, जो आपकी कमियां हैं, जो आपके गैप्स हैं, जो आपकी गलतियां हैं, उनका हमें उपचार करना है। उपचार करना, ना कि हमें पाठों से संबंधित करो, अभ्यास कराओ, ना हमें बच्चों के पेरेंट्स से उनको जो है ना, समुचित उपचार करना एक टीचर का कार्य है, न कि अध्यापक से जुड़े हुए कोई भी रिश्तेदार का, प्रधानाचार्य का, जो टीचर पढ़ा रहा है, क्लास टीचर, उसका काम है। भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को देखना चाहिए। बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए कैसे? तो हम तो यही कहते हैं कि बहुभाषिक विशेषता, मल्टी लैंग्वेज जो है ना भारत की, वो हर क्लासरूम में एज अ संसाधन वर्क करती है। तो 30 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं ना दोस्तों, तो हम संसाधन की बात करें तो ऐसा ऑप्शन देखो, कहीं संसाधन आया? हाँ सर आया हुआ है। आंसर डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में। अगर बच्चे को अंग्रेजी आती है, कोई बच्चा नागालैंड से है, कोई बच्चा बिहार से है, कहीं दूसरे राज्य में जाता है, यूपी से है, उत्तराखंड जाता है, उत्तराखंड वाला तमिलनाडु केरल जाता है, झारखंड वाला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाला उड़ीसा। बात को समझ रहे ना? तो ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, कहीं माता पिता वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए, बाधा के रूप में नहीं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखने
और विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। 31 नंबर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमें ये बताओ आप कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम किसके साथ लेकर जाएंगे और हम किसके साथ इस क्वेश्चन का आंसर कनेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, तो इसलिए हमें एक स्तर की और किसी अपेक्षा और वास्तविक जो रियलिस्टिक है, हमारे लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जाएगा। ये बहुत आसान ले लिया मैंने क्वेश्चन। विकास शुरू होता है, आपको लगता है ना आसान है, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट बिगिंस इन, आप कहते हो ना विकास जो शुरू होता है वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। यानी विकास प्रसव पूर्व अवस्था यानी जो आपका प्रीनेटल स्टेज है ना, तो यहां पर आपका प्री जो क्या है प्रसव पूर्व अवस्था हो जाएगा। और इसमें जो है कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। आपको याद रखना है कि भाई देखिए, विकास प्रसव के 4 माह पहले से ही, यानी जो प्रसव के 4 माह पहले से ही शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरण में होता है। एक क्या होता है, कीटाणु मंच होता है, फिर भ्रूण अवस्था होता है, फिर भ्रूण चरण होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर भी जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन सेक्शन से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन तो मिलेगा मिलेगा। बहुविधि, बहुविधि का मतलब होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत में गार्डनर साहब ने 8 बुद्धियां बताई थी। उसमें कह रहा है कि सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधे पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो सिंपल सी बात अगर आपको बता दें कि जो भी आपके ऐसी नेचुरल चीजों से कनेक्टेड है, भाई किसान है ना, किसान है, हंटर है, शिकारी है, ये क्या है, ट्रेवलर है, ये प्राकृतिक बुद्धि, इनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है। लेकिन पशु, खनिज, ये तो साफ बता रहे हैं जो प्राकृतिक बुद्धि, इन ये भी किसके अंतर्गत आएंगी, प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगी। भाषिक बुद्धि किसमें होगी, लेखक कवि में। स्थानिक बुद्धि किसमें होगी, चित्रकार और मूर्तिकार में। और विमान चालक में। तार्किक बुद्धि एक वैज्ञानिक में होगी। अगला, बहुत अधिकांशतः जो व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन, यह क्या है, यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और जो लैंगिक विषमताएं हैं, क्या है सर, लैंगिक विषमताएं हैं, ये आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ 34 नंबर में, तो 34 नंबर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, बुद्धि के वितरण। भाई बहुत अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, सिंपल सी बात है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए, जो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहा है और सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र का प्रवीण विद्यार्थी, जैसे कोई भी आपके ऊपर पढ़ रहा है, कोई क्लास अपर में है और आपके नीचे वाले विद्यार्थियों की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, यानी आपकी मदद कर रहा है। तो भाई देखिएगा इसमें क्या है, 35 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों आंसर है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इससे क्या होता है, इससे अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट होता है और सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान भी रहता है। इसलिए विकल्प क्या जाएगा, देखिए यहां पर ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। कंपटीशन कुछ नहीं होता, द्वंद्व कुछ नहीं होता। 36, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है, बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगर हमारा स्थानांतरण किसे कहते हैं, स्थानांतरण उसे कहते हैं जब हमारा ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। जैसे मान लीजिए हम साइकिल चला रहे थे और हमने साइकिल का ज्ञान, हमने मोटरसाइकिल, साइकिल से हमने मोटरसाइकिल सीख ली, तो हमारा ज्ञान धनात्मक हो जाता है। ठीक है ना, धनात्मक, तब हमारा धनात्मक हो जाएगा यानी सकारात्मक। और अगर हमारा ज्ञान साइकिल वाला मोटरसाइकिल पर भारी पड़ जाए यानी हमें नुकसान हो जाए और हम ना सीख पाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो हम नकारात्मक हो गए। लेकिन अगर हमें साइकिल वाला ज्ञान ना तो नुकसान कर रहा है ना फायदा कर रहा है, तो हमें शून्य हो जाएगा, बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तो इसलिए हमारा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिल्कुल प्रभावित ही नहीं किया। अगर नुकसान होता तो नकारात्मक मारते, अगर फायदा होता तो सकारात्मक मारते, और नहीं हुआ तो ए मार दिया। ये क्वेश्चन का चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। चिंतन अनिवार्य है, क्या है ना, चिंतन जो है आपका अनिवार्य है
और जब चिंतन अनिवार्य है तो आप थिंकिंग इज, भाई देखिए, अगर आप चिंतन किससे करते हो बताओ, आप ही बताओ। संज्ञान, बौद्धिक, है ना, बौद्धिक स्तर से, कल्पना, तर्क, है ना, कहां से करोगे? कॉग्निटिव एक्टिविटी ही तो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है। बहुत बढ़िया। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, 38 नंबर आपको बताना है। तो बाल केंद्रित कक्षा में वैयक्तिक और समूह दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, अभी बताओ आप कहोगे सर वैयक्तिक रूप में या समूहों में, बताइए जवाब दीजिएगा। एक बाल केंद्रित जो बच्चा होता है ना, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो सामान्य रूप से अगर सीखते हैं, तो आप ध्यान दो इस क्वेश्चन में कई बार गलतियां होती हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में सामूहिक और वैयक्तिक दोनों रूपों में सीखता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो आप क्या लगाओगे? आपका आंसर क्या होगा? आप किस ऑप्शंस की बात करोगे? बताइए, जवाब दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी गई हैं दोस्तों। क्या दी गई हैं? 4 अवस्थाएं आपकी दी गई हैं, जिसमें आपसे यह पूछा गया है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत में अगर हम संशोधन करते हैं, यानी संशोधन किया जाता है, तो हम उसमें क्या हम ऑप्शंस में लगाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो बच्चे बेटा डी ऑप्शन माना जाता रहा है, क्योंकि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे हम स्कीमा ही मानते हैं, क्योंकि सी ही ऑप्शन इसका और डी ही ऑप्शन इसका माना जाता रहा। अब एसिमिलेशन की बात अगर करें, बच्चे कहते हैं एसिमिलेशन क्या होता है? भाई समावेशन को हम आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन की बात अगर कर ले तो नई चीजों को हम अगर कनेक्ट करते हैं, क्या ना, नई चीजों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई एसिमिलेशन। लेकिन अगर मेन रूप से इस क्वेश्चन को सही किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर समावेशन ही होता है। क्या होता है प्यारे? समावेशन ही होता है, क्योंकि समावेशन का मतलब होता है जो आप इंग्लिश रूपांतरण में इस चीज को आप देखते हो कि गलत है। लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन में जो सीटेट एग्जाम जो है ना, इसकी क्वेश्चन ज्यादा विवादित रहता है। 1 2 3 स्टेट गवर्नमेंट इसको मानती है सर ऑप्शन नंबर डी। एक बार सीटेट ऑप्शन नंबर डी मारा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो विकल्प अगर आप किताबों एनसीईआरटी तौर पर देखते हो तो इस क्वेश्चन का विकल्प ऑप्शन बी जाता है। जब आप संशोधन वर्ड यूज करते हो तब आप एकोमोडेशन के साथ जाते हो। तो हमारा यही कहना है कि इस विकल्प में स्कीमा भले ही मारता हो, स्कीमा तो होता है कि भाई नया ज्ञान अगर आपका है, एक क्या ज्ञान का बंडल है ना, कोई भी चीज है अगर ज्ञान का बंडल है, कोई भी चीज है उसकी जानकारी है तो वो स्कीमा। लेकिन संशोधन जो है उसको हम कहा समावेशन मारे, स्कीमा मारे या समायोजन, तो हमें समायोजन ही मारना पड़ेगा। इसलिए विकल्प बी हमें याद रखना है, भले ही आंसर स्कीमा मारता रहा हो। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है, क्या करती है बताइए, कि वे विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को, हाँ 39 में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है हाँ, संशोधित वाला हमेशा समायोजन मारना है। देखिए सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। सिंपल सी बात है, सहसंबंध, कोरिलेशन, हम रिलेट कर रहे हैं चीजों को। 41 नंबर 41 कहता पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु। भाई सिंपल सी बात है, इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। और इसे इंद्रिय गामक अवस्था जब हम कहते हैं तो इसमें अमूर्त चिंतन कहे हो नहीं पाएगा। इंद्रिय गामक अवस्था में अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सीखता है, तो इंद्रियों के द्वारा ही तो कहेंगे, यानी इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। अगला, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि यह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी ... से अभिप्रेरित है। 42 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यह अभिप्रेरित है, आपको बताना है तो किससे अभिप्रेरित है? जवाब दीजिएगा। कठिन परिश्रम करता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, जिससे उसे प्रवेश मिल जाए, तो वो तो आंतरिक होगा ना। वाह तो तब होता है जब कोई हमें पुरस्कार देता कि भाई परीक्षा पास कर लो तुम्हें साइकिल दे देंगे। सिंपल सी बात है। तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? आंतरिक हो जाएगा दोस्तों, यानी इंटरनल।
व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है। व्यवहार का करना पक्ष यानी जो डूइंग कॉन्सेप्ट है ना, डूइंग एसेप्ट ऑफ एस्पेक्ट है, वो किस में जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा 43 नंबर का जो आंसर है ना, वो जो व्यवहार का करना होता है ना, व्यवहार से सीखते हैं, और व्यवहार से जब सीखते हैं तो डायनेमिक एरियाज ऑफ लर्निंग यानी सीखने के गतिक सिद्धांत के रूप में आ जाता है। अगला, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट डॉट के लिए 44 नंबर का जो आंसर होगा वो किसके साथ चला जाएगा? 44 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों आंसर जाएगा ए के साथ, क्योंकि सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध है कराने के लिए ही व्यवसाय थोड़ी ना होंगे, रोशन और संतुष्ट नहीं करना होता है। ये सारी चीजें विद्यालय में इसलिए होती हैं जिससे कुछ क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव स्टूडेंट हों, निकले वहां से। 45, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, यानी अनेक अनेक तरह जो है, जो भी गतिविधियां होती हैं वो जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, निर्वाह, भूमिका निर्वाह, है ना। तो ये बात थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया है, यह सीखने के लिए किस आयाम का उजागर करता है, ये था, ये सीखने के लिए किस आयाम का उजागर करता है। मतलब कोई शिक्षिका है वो गतिविधियों में लगाए रखती है, कौन सी गतिविधियां जो आपको पता है, यानी समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। ये क्या ऐसा क्या उजागर कर रहा है सीखने में? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बताइए ये होगा, बताइए। तो मैं कहता हूं कि दोस्तों मनोरंजन तो कराएगा नहीं, निर्देशित कोई भी ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इंस्ट्रक्शंस दें, प्रतियोगिता कंपटीशन भी निगेटिव होता, सामाजिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि के तौर पे ही समूह में चीजों को हम कनेक्ट करते हैं। अगला, जब शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थी के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह, यानी एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर, भाई सिंपल सी बात है, गलत। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थी में दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति, गलत बात है, ये गलत है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही, गलत है। भाई समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है दोस्तों? इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि बच्चे को समान रूप से शिक्षा दो, सारे बच्चों को एक साथ में, भले ही सामान्य हो, भले ही अपंग हो। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है ना। चलो, एक शिक्षार्थी अपने शिक्षण में दृश्य और श्रव्य, थोड़ा सा क्या ना इस वीडियो में थोड़ा सा यानी एक दो क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई है, हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक हो गई, और इसको क्योंकि हमने टाइपराइटर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई बहुत तेज़ी से करो क्योंकि टाइम बच्चों के पास नहीं है, तो उसने तेज़ी से करने के हिसाब से ना क्वेश्चंस तो बहुत सही सेट करे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ बर्तनी इश्यूज कर दिए। कोई बात नहीं, आप समझदार हो, मैं इन चीज़ों को आपको समझाता चल रहा हूँ। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ें रहेंगी, कौन सा ऑप्शन रहेगा, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ जी, ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो देखो, आराम देने का मतलब नहीं है, प्रभावी आकलन को सुगम बनाने वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ये वैविध्यता की बात होती है, क्योंकि जो सुविधा और वैविध्य, भाई वैविध्य का मतलब है एक विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनकी बात कर रहा। अब ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोहल वर्ग की बात। कोहल वर्ग में दो चीजें होती हैं, एक होता है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। इन चीजों को मैं आपको यहीं समझा देता हूं। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो 30 पर खत्म करके चले जाएंगे, कुछ 50 क्वेश्चन पर खत्म करके चले जाएंगे, लेकिन मानना मेरा यह है कि अगर अधूरा ज्ञान है तो वो खतरनाक होता है। कुछ ऐसा करो जो आत्मसंतुष्टि हो, कुछ ऐसा करो जो खुद के अंदर संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने ये कर लिया, हमारी गलतियां भले ही हों, क्योंकि रिक्तियां हमेशा भरती ही हैं। आइए 48 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आंसर क्या जाएगा, बताइए। सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है, बताइए। अगर सही और गलत के बारे में निर्णय ले लिया है तो नैतिक दुविधा नहीं, नैतिक तर्कणा होता है, और नैतिक दुविधा वो होता है सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में अगर समस्या है, जैसे हमें यहाँ पर ये वाला मोबाइल लेना है या ये वाला, कंफ्यूज हो गए तो हम दुविधा, लेकिन चलो यही वाला ले लेते हैं, प्रक्रिया को कहा जाता है, तो हमने नैतिक तर्कणा ले लिया, ठीक है ना।
एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। किस में आवश्यकता है बताइए आप। इस विद्यार्थी को भाई भावात्मक क्षेत्र में आवश्यकता है, जो आपके इमोशंस हैं उनका प्रयोग करो। भाई देखिए, तो ये जो व्यवहार होता है ये आपके किस पर आएगा, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में नहीं आएगा, ये आएगा इसमें आएगा जो इमोशंस एरिया, इमोशनल एरिया में है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, देखिए ये भी बता देता हूं कि सीटेट एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मेरी बात को समझना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों होंगे जिस क्वेश्चन को आपने किताब में कुछ और पढ़ा होगा और जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, बहुत सटीक वे में पढ़ाई जा रही है। बरसों की चीज़ें, वही चीज़ें हम चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या पैटर्न पूछ रहा है वो सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं, ठीक है ना। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट डॉट में भी सहायता करता है। यहाँ पर खाली स्थान है, ये डॉट डॉट में भी सहायता करता है। किसमें बताओ भाई। भाई सलाह दी जाती है तो आप तो यही कहोगे ना दोस्तों कि भाई सलाह इसलिए दी जाती है ना क्योंकि ये शिक्षार्थी जहां पर सामूहिक आ जाए वहां समाजीकरण हो जाएगा, क्योंकि समाज में सामूहिकरण की बात होती ही होती है, इसलिए विकल्प हमारा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे, 51 नंबर है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो क्या करती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर शामिल करती है बच्चों को। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताइए क्या चला जाएगा, बताइए दोस्तों। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई जहां पर हमें कोई भी ऐसा ना हो जिससे भेदभाव हो, भाई केवल वाले ऑप्शंस, निरयोग्य वाला ऑप्शंस है ना, विशेष आवश्यकता, ये तो ऐसे हैं जहां पर हम नहीं ले सकते। 52 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता का मतलब होता है जो आपके आंखों का रंग है, आपके बालों का कलर है, आपके हाथ, आपके पैर, जो आपकी शारीरिक चीजें हैं, तो वो आनुवांशिकता से संबंधित होती हैं। आंसर ए जाएगा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः संकेत करती हैं। तो त्रुटियां सीखने का संसाधन होती हैं। त्रुटियां, रिक्तियां जो होती हैं उनको भाई देखा जाता है कि हम इसको कैसे, अरे ये गलत कैसे हो गया, है ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो फिर हम उसको और सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, है ना। भाई निर्देश होगा नहीं, पाठ चर्चा होगा नहीं, ज्ञान की सीमा होगा नहीं, आवश्यक उपचारात्मक योग्यता हो जाएगा, युक्तियां हो जाएगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये होता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। यानी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, जिसमें आप ये कहते हो, क्या कहते हो बताइए फटाक से, आप यही कहते हो कि व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, आपको जवाब देना है प्यारे। अब सभी वातावरणीय कारक एक को छोड़ के, अब एक को छोड़ के तो मतलब है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन आपका शरीर से है, पौष्टिक गुणवत्ता, है ना, ये भी शरीर से है क्या, संस्कृति ये भी शरीर से है क्या, शिक्षा की गुणवत्ता ये भी, देखिए शारीरिक गठन ही छोड़ेंगे, पौष्टिकता की गुणवत्ता शरीर से नहीं है, ये गुणवत्ता है, ये तो बाहरी चीज है, संस्कृति बाहरी आवरण है, शिक्षा की गुणवत्ता बाहरी है, लेकिन शारीरिक गठन आपका स्ट्रक्चर कैसा है ये आपका अलग है। श्रवण ह्रास, देखिए जो आपका श्रवण ह्रास होता है यानी हियरिंग लॉस, जो बच्चे को कम सुनाई देता है, अगर किसी बच्चे को कम सुनाई दे रहा है तो उससे ग्रसित बच्चा कक्षा में किस सबसे पहले कुंठा का सामना करता है, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आप यही कहोगे कि श्रवण ह्रास से जो ग्रसित बच्चा होता है, जैसे दूसरों के साथ संप्रेषण, अब दूसरों विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में ये गलत है, पुस्तक पकड़ने में गलत है, भागीदारी खेलकूद करेगा, लेकिन
जब सुनाई नहीं देगा किसी को तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो हमें उत्तर क्या देगा, तो हम संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से है भाई रीडिंग डिसेबिलिटी, और रीडिंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है पढ़ना, इसलिए 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, बार बार परीक्षा, अन्य विद्यार्थी के साथ अधिगम प्रक्रिया में जो जूझते हैं, क्या ना जूझते हैं, अन्य विद्यार्थी से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। भाई सिंपल सी बात है, कोई ऐसे हैं टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों वे अधिगम विद्यार्थी हैं, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में नहीं। यार कुछ तो होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यानी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा आप बताओ, आप भी क्रिएटिव हो, या क्या होना चाहिए, मुझे तो पता चल गया जूझते नहीं होगा ना बुझते होगा। अच्छा ये बताओ, बार बार परीक्षा नहीं होगी है ना, विकसित कब कर पाएंगे, बार बार परीक्षा, कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं यार, निजी कोचिंग तो निगेटिव है, अलग करना निगेटिव है, तो मतलब आंसर बी ही होगा। लेकिन यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर मतलब होगा जुड़ने से, है ना, प्रक्रिया में जब जुड़ते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज थी दोस्तों। तो कभी कभी हमारे सामने जब हम लोग बचपन में नहीं थे तो हम कहते थे कि दोस्तों इसमें बताओ आगे क्या आएगा, ब्लैंक्स कर दिया, तो हम दिमाग लगाते थे कि आगे क्या आएगा, है ना, दिमाग लगाया करो। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, यानी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है, बताइए यहां पर क्या है, किससे बचती है, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह से बचेगी क्या, तो हम कहेंगे दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पूर्वाग्रह, जो समाज में जेंडर बायस चीजें चल रही हैं उससे बचेगी, मेल और फीमेल बराबर की चीजें हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यह भी इतना ज्यादा विवादित प्रश्न है, आपको यह पता होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, विवादित प्रश्न है तब भी, फिर भी आपको, क्योंकि यहां पर यह भी आंसर होता है, यह भी आंसर होता है, लेकिन संवेदी जो 2 से 7 साल की अवस्था होती है पियाजे की, वो सेंसरी मोटर स्टेज के साथ ही जाता है। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में, क्या है, शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करने, बताइए ये होगा। अगर आप पारंगत जो है मनोवैज्ञानिक का उपयोग करेंगे, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देंगे, माता पिता को इससे सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। भाई सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हो, क्या है ना, इस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो तो आप ऑप्शन नंबर ए को जरा ध्यान से देखो, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी के कारण एक ऐसा छोड़ के जिसमें अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब एक ऐसा छोड़ना है, ध्यान दो, अतिरिक्त सभी के कारण, 62 नंबर। तो भाई देखिएगा, जन्म से पहले मां के द्वारा मदिरा सेवन, 62 नंबर, बताइए जवाब दीजिएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए फटाक से। प्रश्न जो है अजीब प्रश्न है, आपको आंसर सही से करना होगा। क्या करना होगा, कहता है कि एक के कारण जो है हमें सबको छोड़ देना है, बाद बाकी आपको आंसर करना है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न करेंगे मदिरा सेवन से, मंद बुद्धि से, शैशव काल के समय दीवार, लेकिन आंसर डी हो जाएगा, शिक्षण की शैली नहीं करेगी भाई, टीचिंग स्टाइल तो बढ़ाएगी, बाद बाकी सभी अक्षमता उत्पन्न करेंगे, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में प्रश्नों पर मनन करता है, यानी कौन सा प्रश्न करता है, एक अतिरिक्त, फिर से यहां पर अतिरिक्त बताना है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने के लिए, उसे प्रदान करने के लिए समूह के कार्य में बिल्कुल समूह में तो कार्य करना चाहिए, ये तो सही है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं, तुरंत आंसर मार दो प्यारे, यहां पर यही आंसर हो जाएगा। अलग करना जहां निकट पता चल जाए वहां अतिरिक्त समझ लो, यानी एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कौन सा नहीं होना चाहिए, तो वही हो जाएगा। बच्चे अलग नहीं सीखते, बच्चे तो समूह में सीखते हैं। अगला 64 नंबर, 64 नंबर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, आपको बताना है। हाँ चलो बहुत बढ़िया,
प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिक्रमी, अभिसारी चिंतक। 64 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतक लग जाएगा। सिंपल सी बात, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट लर्नर। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? 65 नंबर, आप बताइए फटाक से, किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारक से, सामाजिक सांस्कृतिक कारक से, विद्यालय संबंधित कारक से, अध्यापक संबंधित कारक से। सारे पॉजिटिव, तो सारे आंसर डी हो जाएगा। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सर्वाधिक उपलब्ध होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती हैं, तब वे जल्दी डॉट डॉट करते हैं। 2 जगह खाली स्थान है, 2 जगह भरना है। 66 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो भाई देखिएगा, अगर ध्यान दिया जाए कि देखिए, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं, तब वे जल्दी यानी सीखा करते हैं। तो वास्तविक जीवन की बात करेंगे, केवल वाले निगेटिव हो जाएंगे, विस्मरण वाला निगेटिव हो जाएगा, निष्पक्षीय निगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? सीबीएसई शिक्षार्थी के लिए व्यक्तिगत, आप देख लो ना क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, 1 पेज वाले क्वेश्चन है। यहाँ तो बहुत छोटा आपको लिख के दिखा रहे हैं, 1 पेज का क्वेश्चन है सर, ये 1 पेज का पूरे क्वेश्चन, क्योंकि एक तरफ आपकी इंग्लिश रहेगी। 1 पेज का क्वेश्चन है दोस्तों। सीबीएसई शिक्षार्थी के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने पर इसके पीछे विचार क्या हो सकता है? प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन, शिक्षक के द्वारा सरल बनाने के लिए। गलत है ना, सरल तो पहला ऑप्शन ही कट गया, ना तो कोई चीज़ सरल होती ना ही कोई कठिन। पर्याप्त समय नहीं होता है, यहाँ देखिए पर्याप्त समय नहीं होता है। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ऐसा भी नहीं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना, बहुत बढ़िया बात है। जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सके, जो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रक्रिया है ना वो चल रही है, उसको हटाना। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? सिंपल सी बात है, कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, आप ही बताओ। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप ये जानते हो, क्या जानते हो? तो एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत इसी पर था, अवलोकन वाला सिद्धांत। इसी को कहा गया अवलोकन का सिद्धांत, जो गुड़िया और जोकर पर किया गया सिद्धांत था। शिक्षार्थी फैशन शो के द्वारा मॉडल का अनुकरण करते हैं, ये भी आपका बंडूरा का ही है। मॉडल का सिद्धांत, जिसे मॉडलिंग का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? मॉडलिंग का सिद्धांत कहा गया। तो जब भी इस क्वेश्चन में 69 नंबर की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा बताइए? 69 नंबर का जो आंसर है वो भी हमारा सामाजिक अधिगम, क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत ही अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। गलत। गलतियां कम करने के लिए पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। गलत। गलतियों करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा के कक्ष बाहर से खड़ा कर देना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि अगर इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन देखिएगा, प्रचार्य से बात करना, पहचान करना तक तो ठीक था, लेकिन प्रचार्य से बात करना। अनुदेशन कार्य समय सारणी के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा। डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित में कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। 71 नंबर आपको बताना है। तो 71 नंबर की बात अगर करें, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। देखिए ऑप्शन ए कहता है परिणामों के बारे में ज्यादा सोचना, टू मच अबाउट द रिजल्ट, थिंक, है ना, जो थिंक कर रहे हो भाई। एक के अतिरिक्त, बस यही हो जाएगा, यही नेगेटिव था। एक के अतिरिक्त पूछा है, कौन ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद बाकी सारे सही है, सारे सही हैं दोस्तों। कि परिणाम के बारे में, भाई रिजल्ट तो कैसा भी आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का भी पास ही होना चाहिए आपको। ब्लूम के टैक्सोनॉमी से भी प्रश्न लिया है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। टैक्सोनॉमी का अर्थ है कि ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ब्लूम ने 3 भागों में वर्गीकृत किया था इसको, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। और आपको पता है कि जो सी है ना, उसके संज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने की। आंसर जाएगा किसके साथ? सी के साथ। एक बड़ा क्वेश्चन है 1 पेज का। आ, बा, मा 3 विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह इसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है, देखिए घड़ती है लिख दिया है, गजब, क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, 73 नंबर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में रोचक लगता है इसलिए पढ़ती है, आ इसलिए पढ़ती है रोचक लगता है, और बा इसलिए पढ़ती है क्योंकि पहला स्थान जो है प्राप्त करें।
और सा इसलिए प्राप्त करती है जैसे उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करे। तो इसका मतलब है कि जो पहली पढ़ रही वो निष्पादन, वो अपने परफॉर्मेंस, है ना, मेरी बात को याद रखना। पहली वाली जो पढ़ रही आ जो है वो भविष्य के लिए, भविष्य में सहायक होगा निष्पादन, और निष्पादन के साथ बा इसलिए पढ़ रही है क्योंकि वह कक्षा में पहला, उसकी उपेक्षाएं हैं, है ना। क्या निष्पादन की बात, ओ सॉरी, निष्पादन, हाँ निष्पादन, और सा इसलिए पढ़ रही है कि भाई वो ग्रेड्स प्राप्त करे। तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। चलो, ये कहती है जो बा है ये इसलिए पढ़ रही है कि भाई कक्षा में पहला स्थान, तो ये परफॉर्मेंस में चला जाएगा। मतलब बा वाली जो है ना, बीच वाली जिसको बी बोला जाए, तो बी जो है वो इसलिए पढ़ना चाहती है कि उसका ग्रेडिंग सिस्टम उसका बढ़िया से क्या है, परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहे, मतलब स्थान बढ़िया रहे कि मेरा पहला स्थान आना चाहिए, तो इसको बोलेंगे परफॉर्मेंस। लेकिन आ इसलिए पढ़ती है जो भविष्य में, कि मैं इसलिए पढ़ लेती हूं जिससे भविष्य में सहायक हो, तो उसको कहा जाता है निपुणता। तो निपुणता हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, और जो लास्ट है वो ग्रेड्स प्राप्त करने के लिए, और ग्रेड्स निगेटिव होता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं निपुणता, निष्पादन और निस्यावान उपेक्षा। तो इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। ये बहुत अटपटा क्वेश्चन था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था कि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें डॉट डॉट थी। अब इस क्वेश्चन 74 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा गलत, अपने परिवार की नवीन अनुभव की आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ। ये किससे था, अभिप्रेरणा से था, अभिप्रेरणा के आत्म बिंदु से था। और कौन से, किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। मैस्लो के सिद्धांत से प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 74। प्रतिक्रिया का विलोप, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में किसके बाद अधिक कठिन है। अब ये देख रहे हो कितना कठिन टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट। 75 नंबर का, 75 नंबर की बात अगर करें तो आंशिक पुनर्वलन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला 76, डॉट डॉट के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, और शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना डी ऑप्शन में दिया गया है। अब यह कहता है कि दोस्तों कि निम्न में से किसका मिलान उचित है, निम्न में से किसका मिलान उचित है आपको बताना है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता, और शारीरिक विकास वातावरण। देखो आपको बता दें, सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से होता है, ये तो आप सब जानते होंगे, ठीक है ना। सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से होता है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध वातावरण से नहीं होता, वो परिपक्वता से नहीं होता। वो बहुत सारी चीज़ें, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सिस्टम हैं। शारीरिक विकास वातावरण की बात नहीं करता, संज्ञानात्मक विकास दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं वातावरण, हेरिडिटी, संवेगात्मक में भी इसी तरह, शारीरिक में भी इसी तरह, लेकिन यहां पर केवल वातावरण आएगा सामाजिक विकास में। डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी तथ्य संकेत करते हैं, थोड़ा सा आ गया है भाई मराठी भाषा का इसमें कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से आयोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और दृढ़पूर्वक इसे करते रहना। 78, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना या प्रबंधित करना एक ही बात है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। और डी ऑप्शन कहता है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो दोस्तों यहां पर अगर बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा, चुनौतीपूर्ण वाले पर जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी को त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना इसका उदाहरण है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 79, व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावाद, पाठ्यपुस्तक आधारित अध्यापन। अनुभव को साझा करना, तो अनुभव को साझा करने का मतलब हो गया दोस्तों यहां पर क्या, बताइए बताइए। हाँ जी, ठीक बात।
ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब भी आप सूचनाओं को निर्मित कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, सामाजिक संरचनावाद। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित है बताइए। सामाजिकरण में संचरित जो सम्मिलित होता है वो व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में यानी लेवलिंग करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्धि, विद्रोहियों को निरुत्साहित, यानी ये तो भाई सिंपल सी व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास। भाई डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले आओ, इसलिए विकल्प ए जाएगा। लास्ट के 20 क्वेश्चन। एक शिक्षिका दो एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो इसकी समान मात्रा में भरे हुए हैं। दो विभिन्न ग्लासों में खाली करती है, एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। एक ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में जूस ज़्यादा है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम ये कहें कि 81 नंबर में ये किस तरह का गुण है, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण, पलटावी, समायोजन। 81 नंबर की बात करें तो पलटावी हो जाएगा, सी हो जाएगा। पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे ग्लास में ज़्यादा जूस का उत्तर देते हैं। पलटावी गुण में यही होता है जिसमें बच्चों के अंदर संरक्षण का गुण विद्यमान नहीं होता है, सिंपल सी बात है, जिससे बच्चे दोबारा उस बिंदु पर लौट नहीं पाते, जिसे पलटावी गुण कहा जाता है। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो वो इस अवस्था में है जिसको कहा जाता है पश्च परंपरागत, यानी अंतिम, तीसरी अवस्था पोस्ट कॉन्वेंशनल। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका बताइएगा। हाँ जी, वंशानुक्रम और वातावरण की बात करता है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने खोजने में मदद करती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर जो है अधिक बल देती है, अत्यधिक, सॉरी माफ कीजिएगा, अत्यधिक बल देती है। यह अनुभविक जो है साइनों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती है और बहुबुद्धि केवल प्रतिभा विद्यमान रहती है, बहुबुद्धि में केवल प्रतिभा विद्यमान रहती है। तो 84 की अगर हम बात कर लेते हैं तो केवल वाला ऑप्शन हमारा निगेटिव होता है, यही आलोचना है। निम्नलिखित में कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। भाषा और विचार प्रारंभिक में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, वी एफ स्किनर। और बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सबसे कम है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। ये उद्दीपक वाला स्किनर ने नहीं दिया था, याद रखिएगा। बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। अनुकरण की बात भी स्किनर ने की थी लेकिन उद्दीपक की बात नहीं की। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। 86 नंबर का आंसर जाएगा रूढ़िबद्धता। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति, समाज के द्वारा ही तो किया गया है मेल और फीमेल में, है ना, कि वो नीचा वो इधर, वो ऐसा काम करेगी वो ऐसा काम करेगा, वो ये खेलेगी वो ये खेलेगी, वो ये पहनेगी वो ये पहनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। 87 नंबर। पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और आप लास्ट में जब देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पर केवल आ रहा है, यहाँ पर जोड़े बनाने की बात आ रही है, यहाँ पर बचाने की बात आ रही है। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। डॉट डॉट के अतिरिक्त, यहाँ पर फिर से अतिरिक्त पूछा है, एक कौन सा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन में अगर आप देखोगे, जितनी संभावना हो सके शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण करना, ये निगेटिव है। लगातार परीक्षण करो, टेस्टिंग करो। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह क्या है। 89 नंबर दोस्तों। तो यह है सीखने के लिए आकलन, क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अंतरपरक अनुदेशन है, क्या है दोस्तों, अंतरपरक जो है अनुदेशन है, ये आपको बताना है। और 90 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, अंतरपरक, कुछ अलग करना निगेटिव है, अव्यवस्थित निगेटिव है, कभी नहीं बदलते निगेटिव है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न,
जेंडर की बात कर रहा है, और आपको जेंडर की बात करने के साथ साथ आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। भाई जेंडर तो सामाजिक पूर्वाग्रह की बात करते हो। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। तो 92 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथक करना निगेटिव है और ये वाला सही है, ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता आपको बताना है कि कौन सी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। 14 नंबर ये आपका 93 का हो जाएगा डी ऑप्शन, दंड और पुरस्कार का प्रयोग करना। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया है। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम दोस्तों क्या कहलाता है, यह उपागम दोस्तों क्या कहलाता है, ए ऑप्शन कहलाता है, बाल केंद्रित कहलाता है। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को डॉट डॉट की बात अगर करी जा रही है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, बताइए बताइए। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो हमें हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको बताना है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लॉक होगा, आंसर आपको करना है, आंसर आपको जवाब देना है। तो अगर देखा जाए सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करें। भाई वीडियो को लाइक भी कर लेना, बहुत टाइम से हम इस क्लास को ले रहे हैं, 1 घंटा 6 मिनट हो गया, ठीक है ना, और पूरे 100 क्वेश्चन हमने बिना किसी रुकावट के लिए हैं। 97 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, 97 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, एडीएचडी की बात करें। एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि भाई कोई भी बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, कोई समस्या है ना। तो ऐसा क्या करना चाहिए, जहां लचीली समय सारणी हो और बैठने की व्यवस्था हो और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। 98, एक नवीन परिस्थितियों में दूसरे की तुलना अधिक अपसारी चिंतन करने वाला व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। तो इसको क्या कहेंगे हम, बताइए। इसको कहेंगे सृजनात्मक बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सृजनात्मक बुद्धि कहेंगे। और सृजनात्मक बुद्धि का मतलब है कि ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। और आज का अंतिम प्रश्न है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है। उसे मुख्यतः किस में दिक्कत आती है, बताइए। उसे मुख्यतः आती है पढ़ने व लिखने में दिक्कत आती है, आंसर ए जाएगा। थोड़ी बहुत इस वीडियो में क्या रही हैं जैसे त्रुटियां रही हैं जो हमने वहीं पर तुरंत सही करी, है ना, बहुत माइनर, बहुत छोटी सी, लेकिन वो क्या है ना, बर्तनी त्रुटियां थी। चलो अब ये बताओ इस वीडियो में आपने लेवल कैसा देखा। तो जितने भी एक क्वेश्चन जो है, अच्छा एक क्वेश्चन अभी बाकी भी है क्या, अच्छा 99, 100 क्वेश्चन ये है क्या ना, 100 क्वेश्चन आपका ये है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता के लिए पैदा होते हैं, बच्चे पर्यावरण के लिए सक्रिय अन्वेषक हैं, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम, और बच्चे अंतः क्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। तो ये वाला 3 विकल्प जो है कम है, और ये सही है, ये सही है, ये सही है, 1 2 4, 1 2 4 का मतलब सी। अब मुझे ये बता दो कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को, यानी कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने इस वीडियो में। और 100 प्रश्न दोस्तों, गुरुजी वर्ड की ये बुक जरूर आपके पास होनी चाहिए। ये बुक हमने अपने इस मास्टर बैच में जरूर दे भी दी है बच्चों को फ्री, और नंबर्स पर आप चीज़ों को जान भी सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में फ्री टेस्ट सीरीज के लिए गुरुजी वर्ड ऐप जरूर डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें। और इस वीडियो को कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि ये वीडियो कम से कम मैं आपसे कह पाऊँ कि 5 लोगों में चली जाए आपके साथ। आपकी जो भी दोस्त हैं, यार दोस्त हैं ना, है ना, और जो भी हमारे भाई हैं, आपके अपने दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर तो कर दो कम से कम। इतना तो रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं आपसे, इतना तो ये वीडियो डिज़र्व करती है, इतना तो हम डिज़र्व करते हैं ना, तो ये कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ना। तो क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि ये वीडियो थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप पास हो जाएंगे तो कोई दूसरा भी पास हो जाए, है ना, किसी दूसरे के यहाँ भी कष्ट हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।